हाँ सुनिए, ये तीन वेक्टर्स है ना, ए बी और क्या सी। ए जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बोलिए। लेकिन इसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, ठीक है। बी जो है वो भी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है कि नहीं। सी जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है। आपको बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, बी और सी के बीच का एंगल कितना है, सी और ए के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। पहले ए और बी के बीच का एंगल देख लें। क्या किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने के लिए? या तो दोनों के टेल को एक जगह करना होता है, ना तो दोनों के हेड को एक जगह करना होता है। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, टेल एक जगह करना कि हेड एक जगह करना? टेल एक जगह करना ज़्यादा अच्छा रहता है, फोटो थोड़ा सुंदर दिखता है, ठीक है। हाँ तो सुनो, अब तुम एक काम ये करो कि ए को तुम यहीं पे रहने दो, ए जैसा है वैसा ही रहने दो। बताओ ए किस एंगल पे है? 30 डिग्री के एंगल पे है, तो इसको रहने दो। बी को उठाओ, बी को, अरे बोलो बाबू, और ले आके इसके टेल पे कुछ इस तरीके से रख दो। अरे तो जैसा ये है वैसे ही आना चाहिए। आपको याद है ना कि किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ठीक ये वैसा ही होना चाहिए। और ले आके आप यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। अब इसमें बताइए, ये जो B है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये हमने बचपन में पढ़ा है। अरे ऐसा पढ़ा है ना हमने कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये जेड नहीं बन रहा है, जेड बनता है तो दोनों एंगल्स बराबर होती हैं। इसको कौन सा एंगल बोला जाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। अंतः एकांतर कोण कहते हैं इसको, सही है। तो आप बताइए कि अगर ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अरे यार, तो ये वाला भी कितना होगा? हाँ अब सुनिए, दोनों वेक्टर्स को, दोनों वेक्टर्स के टेल को हमने एक जगह कर दिया। अब इन दोनों के बीच में बनने वाला जो छोटा वाला एंगल होगा वही आंसर होगा। तो इन दोनों के बीच में देखिए दो एंगल बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। बताइए कौन सा वाला एंगल आंसर होता है? छोटा वाला, याद है? तो बताइए ये छोटा वाला कितना है? तो 30 और 60 मिलके होगा 90। इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक उसी तरीके से अब हमको बी और सी के बीच का एंगल भी देखना है, बोलो। तो एक काम करते हैं, सी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बोलो ना। सी को ऐसे ही रहने दें, सी जैसा है वैसा ही रखिए आप उसको। सी कैसा है बताइए? सी ऐसा ना है, अरे बोल नहीं रहे हैं आप लोग? ये 45 डिग्री पे है कि नहीं? सी जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं, बताइए तो वैसा ही मैंने लिख दिया। अभी आपको किसको लेके आना है? बी को लेके आना है। अब बी को लेके आइए और ले आके आप इसके टेल पे रख दीजिए। तो बी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें ये जो बी होगा वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है क्यों 60 डिग्री होगा? क्यों 60 डिग्री होगा? वही वाली कहानी है, देखिए ना, ये और ये जेड नहीं बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलो। तो वही इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहिए, चाहे अंतः एकांतर कोण कहिए। तो ये टोटल कितना हो गया बताओ जल्दी? 60 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल जो है वो कितना हो गया? हमको बी और सी के बीच का ना एंगल बताना है। रे बाबू, तो बी और सी के बीच का एंगल यही ना होगा? नहीं समझ में आया? बी और सी के बीच का एंगल कौन होगा? माने ये हो गया बी, ये हो गया, तो उन दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल यही ना है। बताइए कितना है? कितना है? 15 डिग्री है क्या? अरे ये टोटल है 60 डिग्री और ये है 45 डिग्री, तो ये 15 डिग्री हो गया। एकदम सही बोल रहे हैं। इसका मतलब हुआ बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। ये आप लोगों से हो गया था? ईमानदारी से बोले कितने लोगों से ये हो गया था? कर लिए थे आप लोग? वाह, चलो इसको देखते हैं। अब ए और सी के बीच का ना देखना है, तो चलो ठीक है, ए जैसा है वैसा ही रखिए आप।
तो ए कैसा है बताइए? ए ऐसा ना है जिसमें बच्चों ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और सी को उठाइए ले आके इसके टेल पर रख दीजिए। तो बताइए सी को उठा के ला के टेल पर रखिएगा तो सी जो है वो कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला छोटा वाला एंगल यही ना है। तो बताइए तो ये कितना आ गया? ये तो 75 डिग्री आ गया। तो इस केस में ए और सी के बीच का एंगल हो गया कितना डिग्री? 75 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन अगर टेस्ट में आएगा तो हो जाएगा आपसे। बस दोनों के टेल को एक जगह रखिए ना, और तब ढूंढिए कि दोनों के बीच में छोटा वाला एंगल कितना बन रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें बताना है। यहाँ भी आपको 3 वेक्टर्स नजर आ रही हैं, ए बी और सी। अच्छा, इनका हेड थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कर लीजिए। अरे ऐसा ही ना है, इसका हेड ये रहेगा और इसका हेड तो आपको दिख ही रहा होगा। मतलब ए जो है वो ये वाला वेक्टर है, बी जो है वो ये वाला वेक्टर है, और सी ये वाला वेक्टर है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो सुनिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तभी देख सकते हैं जब या तो दोनों का टेल एक जगह हो और ना तो दोनों का हेड एक जगह हो। सही है? अगर नहीं होगा तो लेके आएंगे एक जगह, जैसा पिछली बार हम लोग कर रहे थे। बोलो ना। हाँ, इसमें तुम बताओ ए और बी के केस में क्या ख्याल है तुम्हारा? ये रहा बी और ये रहा ए, क्या दोनों का हेड एक जगह है? दोनों का हेड एक जगह है, कुछ खिसकाने फिसकाने की जरूरत नहीं है। खिसकाने फिसकाने की जरूरत नहीं है। आप छोटा वाला एंगल देख लीजिए कितना बन रहा है। तो बताइए ए और बी के बीच में यही वाला ना छोटा वाला एंगल है, जिसमें रे बाबू ये है कितना 45 और ये कितना है 60 है। तो मिला जुला कितना हो जाएगा 105 डिग्री होगा कि नहीं? ये टोटल 105 डिग्री होगा कि नहीं? तो ए और बी के बीच का एंगल हो गया कितना बताइए 105 डिग्री। अच्छा एक बात बताऊं, अब जैसे ही 105 डिग्री मिला और ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो ऐसा ही एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, 50-50 तक हम आ गए। अरे बोलो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, हमको बी और सी के बीच का बताना है ना, नहीं ऑर्डर का ख्याल रखिएगा। ए बी के बाद ए और सी के बीच का बताना है। तो ए कहाँ है? ये है। अरे बोलो। और सी ये है ना? तो एक का हेड है या दूसरे का, तो अभी फिलहाल हम एंगल तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। जब एक का हेड और दूसरे का टेल रहे तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होता है। बोलो ना। तो तुम बताओ ना, ए और सी के बीच में छोटा वाला एंगल फिलहाल तो यही ना बन रहा है, तो ये है कितना? एक मिनट 90 डिग्री। हाँ बकलोल आदमी है तुम लोग। ये कितना है? ये कितना है दिया हुआ है, और ये कितना है? ये 60 डिग्री है। अरे टोटल 90 होता है, जिसमें ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये तो 30 होगा। तो आप बताइए ये 30 और 30 मिलके कितना होगा? 60 ना होगा? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जब एक का हेड हो और दूसरे का टेल एक जगह हो तो 180 माइनस ये छोटा वाला एंगल जो कि कितना है 60 का मतलब आंसर 120 डिग्री। इससे आपको एक अलग फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कितना 120 डिग्री। तो कहाँ है बताओ? 105 के बाद 120 कहीं है? ये तो गड़बड़ा गया। हमको लग रहा है कि शायद ए और सी जो है वो लास्ट में होना चाहिए था ना। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या हो गया है 120 लेकिन वो तो आखिरी वाला। तो कोई बात नहीं, ए और सी को हम कहाँ करेंगे? सबसे आखिरी में। तब बताइए सबसे आखिरी में 120 किस में है? तब हो गया। अभी इतना ही से पता चल गया कि मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या बोलते हो? लेकिन हम लोग थोड़ा बी और सी के बीच का भी एंगल देख लें। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको भी थोड़ा खिसका के देख ले। क्या खिसका के देख लें? अरे बाबू, तो इसको जब तुम खिसकाओगे, खिसकाते खिसकाते खिसक मत जाना तुम लोग। इसको जब तुम क्या करोगे, ऐसा ही ना लेके आओगे, तो इसको उठाओ और सीधा ले आके यहाँ इस तरीके से
रख दो। तो मिला जुला के रे बाबू ये भी तो ए ही ना है। तो अब तुम बताओ ना, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 38 डिग्री ना होगा। और हमको तो ए और सी के बीच का एंगल ये ना बताना है। तो आप बताइए ये कितना है? क्यों नहीं बोल रहे हो? 60। और ये कितना है? 60 है। तो 60 मिलके 120। अरे हो गया ना। तो खिसका भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि एक का टेल और दूसरे का हेड रहे तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े क्या? हाँ, अब हमको निकालना है बी और सी के बीच का एंगल। नहीं बोल रहे हो तुम? बी और सी के बीच का एंगल निकालना है। चलिए सबको हटाइए यहाँ से, ठीक है। हाँ, बी और सी के बीच का एंगल। बी कहाँ है बाबू? बी कहाँ? ये रहा बी और ये है सी। तो इनके बीच का एंगल जानना है। तो जानना है तो एक काम करो ना, पकड़ के खिसका दो, यहाँ कर लो। तो आपको नहीं लग रहा बी जो वहां है जब खिसकेगा तो खिसक के कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 भी होगा। अब तुम बताओ ये कितना है? 60 है। और ये कितना है? 45 है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। खिसकाना जरूरी इसलिए है ताकि दोनों का टेल एक जगह आ जाए। रुको ना एक मिनट, कैसे? रुक ना। द वेरी प्रॉपर मेथड इज कौन सा मेथड? खिसकाने वाला। वो तो दूसरा वाला ट्रिक ना है। तो वो मैं कह रहा था कि इसको खिसका के और तुम यहाँ लेके आते हो। तो क्या दोनों का टेल एक जगह आ गया? और बाबू अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्यों? दिस एंड दिस, ऐसा? अरे यार ये तो सेम एंगल नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो ये कौन सा नहा है तुम्हारा? गजब आदमी हो तुम। तुम्हारी नाम में ही तुम्हारी हाँ है क्या? सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो बेचारा खुश हो जाएगा। हाँ, मैं कह रहा था बाबू कि ये बराबर होता है ना। कौन सा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है। तो ये 45 तो ये भी 45। अब ये 60 में से 45 घटाओगे 15 आएगा। 15 डिग्री आंसर हो गया। और अगर आप चाहें कि एक का हेड है, बोलो बाबू, और दूसरे का टेल है, तो ये पूरा जोड़ लो। यही ना छोटा वाला एंगल बन रहा है, और 180 में से इसको घटा लेना। तो ये पूरा जोड़ोगे तो कितना मिलेगा बताना। तो जोड़ लो। लो, ये है 30 डिग्री, ये है 30, कितना हो गया? 60। और ये कितना हो गया? ये 60 ना होगा क्योंकि ये पूरा 90 था। तो 60 है 60 कितना? 120 है 45, 165। तो 180 में से 165 को घटा लोगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के एकदम सही ऑप्शन कौन सा रहा? ए रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। कहता है एक हॉल है जिसके डायमेंशंस है 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 14 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है। A fly starting at one corner ends up at a diametrically opposite corner। एक मक्खी है जो एक कॉर्नर से उड़ती है और एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर यानी उस कॉर्नर तक जाती है। चाहे यहां से उड़ेगी तो वहां जाएगी। बोलो भाई, वहां से उड़ेगी तो कहां जाएगी? वहां उस कॉर्नर में जाएगी। तो तुमको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। बाबू, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं मानता हूं कि मक्खी उड़ी होगी तो जरूरी नहीं एकदम सीधा ही गई होगी, हो सकता है ऐसा घूम फिर के ऐसे करते हुए गई होगी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको उससे हम लोग क्या करेंगे? सीधा मिलाएंगे। तो आप खाली इतना बता दीजिए कि एक क्यूबोइड जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर एल, बी और एच है, तो उसका ये जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होता है वो कितना होता है? तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही ना होता है।
तो कुछ नहीं करना है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, बोलो बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो आंसर आपको नियरली में बताना है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ ना कि ये कुछ डेसिमल में आने वाला है, डेसिमल में आएगा और हम उसको नियरली में बताएंगे। तो थोड़ा जोड़ जाड़ के बताइए कितना आ रहा है। तो 100 प्लस 144 प्लस 196 ना जी, अंडर रूट, पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 440 आ रहा है। ऐसा हमको तो लग रहा है, आप अपना बताइए, ऐसा हो रहा है क्या? 440 आ गया है। तो 440 का रूट जो है, अभी यार देखो 400 का रूट होता तो 20 होता, अच्छा 441 होता ना तो 21 हो जाता, 21 हो जाता है। तो ये 440 है, तो कहने का मतलब है कि जरूर 20 दशमलव क्या आएगा, 9 टाइप का कुछ आएगा, 97 आ जाएगा। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं, अरे बोलो ना। तो लगभग लगभग में ये कितना है, 21 है। तो लगभग मान के चलिए कि डिस्प्लेसमेंट उसने 21 मीटर का किया है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्या कहता है, कहता है यू हैव अ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 6j कैप। बोल दो। हाँ, तुमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। तो सबसे पहले करिए आप a प्लस बी, आप इन दोनों को जोड़िए। तो आई कैप को साथ में जोड़ेंगे, जे कैप को साथ में जोड़ेंगे, तो ये 7i कैप हो जाएगा माइनस ए, ये तो हो जाएगा ना। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपको पता है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और अगर होता तो के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस क्या, माइनस 3 का स्क्वायर। बताइए कितना आ रहा है, बोलिए। 49 प्लस 9 ना जी, तो ये तो अंडर रूट 58 यूनिट आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले a प्लस बी कर लीजिए, पहले दोनों वेक्टर्स को जोड़ लीजिए और उसके बाद आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए। ठीक है, हो गया होगा ना ये आपसे। चलिए ठीक है, इसका बताइए। एक और है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। जाहिर सी बात है मिस प्रिंटिंग है, यहाँ क्या होना चाहिए, अरे यहाँ b होना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस है ना। अगर ये a है तो वो b ही होगा, तब ना हम a माइनस बी कर पाएंगे। तो b कितना दिया हुआ है बच्चों, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आपको यूनिट वेक्टर पता करना है, किसके अलोंग? तुम लोग अब नहीं लग रहा है, तुम लोग अब पढ़ रहा है, और लग नहीं रहा है तुम लोग पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तुम लोग क्या जी हैं? चलो, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a माइनस बी आपको बताना है। तो याद है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो पहले वेक्टर तो निकाला जाए, वेक्टर कौन है, a माइनस बी है, तो पहले आप a माइनस बी निकाल लीजिए। बोलिए, पहले आप क्या करिए, a में से b घटाइए और जल्दी बताइए कितना आ रहा है। तो 2i कैप माइनस माइनस आई कैप, ये 3i कैप होगा। आप देख रहे बाबू रे, जोड़ घटाओ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैंने लिख दिया तो दांत मत चियार देना, कहां से आ गया इतना ये। माइनस जे कैप में से माइनस जे का घटाओगे 0 आएगा, हाँ। और इसमें से 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही, तो खाली के कैप ना आएगा। अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो बाबू अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना होगा। तो a माइनस बी का बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जे कैप है ही नहीं तो छोड़ देंगे, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मिला जुला एक अंडर रूट
10। अब हमको क्या बताना है? यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस बी बताना है। तो वो कितना होगा? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, यानी कि a माइनस बी को a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए। अब a माइनस बी है कितना? 3i का प्लस डिवाइडेड बाई कितना? अंडर रूट 10। तो ऐसा कोई है? 3i का प्लस k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? कॉन्सेप्ट इतना सा है कि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो हमको किसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए? a माइनस बी के अलोंग चाहिए। तो पहले आप a माइनस बी निकाल लीजिए कितना आ रहा है, फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए कितना आ रहा है, फिर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a माइनस बी। सही है? होगा ये सब? चलो ठीक है। ये क्या कह रहा है? फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी। तो वेक्टर a कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। बताओ बाबू b कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बोल दो। और हमको a प्लस बी के अलोंग ना यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले a प्लस बी तो कर लें। ये तो सीधा सीधा जुड़ेगा। बताओ कितना आ जाएगा? पहले एक मिनट देख लेना। यहाँ आई कैप जे कैप है, सही है? यहाँ आई कैप जे कैप है, तीनों है। ठीक है, बोलो बाबू कितना हो जाएगा? 4i कैप हो जाएगा। और बताओ प्लस, हाँ 4j कैप और जे कैप 5j कैप, बहुत बढ़िया। आप प्लस 2k कैप, इसमें k कैप नहीं लेकिन इसमें तो है ना, जोड़ेंगे तो ये भी आएगा। अब हमको इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लें, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बताना तो कितना आ रहा है? 16 प्लस 25 प्लस 4 कितना? अंडर रूट 45। चलो ठीक है, 45 आ रहा है। अंडर रूट कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। सर द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस बी कितना हो जाएगा? तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। द वेक्टर इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस और मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 45। हो गया यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हो? कोई 45 पर कुछ कहना चाह रहा है? बोलो। 45 को 3 रूट, ऑब्वियसली मान सकते हैं हम लोग। नहीं मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं। सही है, कर लीजिएगा। क्या कि ये कहने का मतलब है कि 9 × 5 = 45 होता है, 9 3 बन के बाहर निकलेगा और अंदर में रह जाएगा 5, तो इट विल बी 3 रूट 5। ठीक, कर लीजिएगा। वो 3 निकालना फायदेमंद तब होता ना जब इसमें से 3 कॉमन होता, कहीं कटता छटता, लेकिन चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है जी? कह रहा है वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ कितना? 2 सेंटीमीटर। वेक्टर ए का लेंथ कितना है? यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बोलो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वेक्टर शक्ल से दिखता कैसा होगा। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना के है बेचारा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा 60 डिग्री है। ओहो, हाँ वेक्टर ए जो है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे है। अरे भाई तो 60 डिग्री हम इधर भी बना सकते थे, हम इधर भी तो बना सकते थे। तो हमने इधर ही क्यों लिया? क्योंकि इसने कहा है कि वो कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता है, यानी कि ये रहा हमारा वेक्टर ए विच इज एट 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, बी का भी लेंथ 2 ही सेंटीमीटर है और वो भी 60 डिग्री के एंगल पर ही है, लेकिन बिलो यूज किया है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया है। ओहो, इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टर बी होगा वो एक्चुअली किधर होगा, इधर होगा। दिस इज द वेक्टर बी, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये भी कितना है, 2 ही सेंटीमीटर, बोलिए ना। और ये वाला एंगल इज कितना, 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है ए प्लस बी कितना होगा, यानी इन दोनों को जोड़ के आपको बताना है। अच्छा बच्चों, तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है क्या? पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इसके पैरेलल आप इधर एक लाइन ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल इधर एक लाइन ड्रॉ करिए और इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। यही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। याद है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, ये डेलिबरेटली यानी कि जानबूझ के मैंने रिजल्टेंट को इधर ही क्यों ड्रॉ किया है? क्या थोड़ा सा इधर चाहे थोड़ा सा इधर नहीं हो सकता था क्या? क्यों मैंने एकदम उधर ही ड्रॉ कर दिया? क्यों मैंने उधर ही ड्रॉ कर दिया? कोई एक आदमी हाथ उठा के बताए, और तुमको वही बताना है जो मैं सुनना चाहता हूं। इधर उधर की बात मत करना। हाथ उठा के बताओ। हाँ बोलो। दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, तो क्या हो गया? इसीलिए एकदम बीच में। नहीं नहीं, एंगल इक्वल है का क्या मतलब हुआ यार? यहाँ दो वेक्टर है, 2 वेक्टर ही है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कोई एक ही ना होगा। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि तब देखो तो मैं तुमको कैसे फंसाता हूं, है ना? तो तुम ये कहना चाह रहे हो, क्या हुआ? फंसाना का मतलब खाली वही नहीं ना होता है। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट में मैं फंसाना चाहता हूं। तुम कहना चाह रहे कि ये सर अगर 2 सेंटीमीटर का होता 60 डिग्री पे, क्या बोलते हो? और सर ये होता अगर 1 सेंटीमीटर का 60 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट सर बीचों बीच आता है, ये कहना चाह रहा है। मैंने तुमने तो यही ना कहा कि सर दोनों का एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के सेम है, तो इसीलिए रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। अब की बार जो रिजल्टेंट होगा ध्यान से समझो वो कहाँ होगा। रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं इधर होगा। तो तुम गलत बोल रहे हो। एंगल सेम है इसलिए मैंने बीच में नहीं ड्रॉ किया। कुछ और बताओ। और हाथ उठा के बताओ, ऐसे हमको नहीं सुनाई देता है। हाँ बोलो। ये लड़का बोल रहा है कि सर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तब रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। अरे पढ़ा है रे हमने ये कि 2 वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड क्या हो, बोलो, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, अगर ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ आता है? बीचों बीच आता है। याद आया? लेकिन वही अगर एक वेक्टर बड़ा हो जाए, एक वेक्टर छोटा हो जाए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। याद आया? तो क्यों मैंने जानबूझ के रिजल्टेंट इधर ड्रॉ किया है? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा। तो इन दोनों के बीचों बीच का मतलब तो यही ना होगा। कुछ तो बोलो यार। दिस इज द ए प्लस बी, दिस इज द रिजल्टेंट। क्लियर है? तो डायरेक्शन तो मैंने पता कर लिया भाई। डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऑप्शन में देखिए तो कौन कौन से में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, थोड़ा जल्दी करिए। ए एंड, देख रहे हो, बिना कुछ भी सॉल्व किए कम से कम हम लोग डायरेक्शन तो बता पा रहे हैं ना। कौन सा है? किसमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है? अच्छा सिर्फ बी में है। ओ सिर्फ बी में है का मतलब हुआ तब तो यही सही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि नहीं? अब बताइए, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, और बीच का एंगल 120 डिग्री। बोलो बाबू, तो रिजल्टेंट कितना? ये सब तुम लोग भूल गया है, भूल गया है ना तुम लोग? ए और ए सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना?
सॉरी सॉरी, ए और ए सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना है? ए और ए सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना है? कितना? 2a। हाँ, 10 न्यूटन 10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना? 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। ए सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना? 2a। हाँ, गुड। ए और ए 60 डिग्री पे, रिजल्टेंट कितना है? √3a। 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट कितना है? √2a। 120 डिग्री पे ए, और 180 डिग्री पे 0। ये 5-6 केस, सॉरी 5-6 केस हमने देखा था, और मैंने कहा कि इसको याद भी रखिएगा। तो ए और ए अगर 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट भी कितना आता है? ए ही ना आता है। तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट भी कितना होगा? 2 ही सेंटीमीटर होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? 2 सेंटीमीटर। अरे बोलो, वैसे भी अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? √a²। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब कितना? 2 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब कितना? 2 स्क्वायर, प्लस 2ab। ए भी 2 है, बी भी 2 है, तो 2 × 2 और cos 120 डिग्री, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अब तुम बताओ cos 120 डिग्री कितना होता है? -1/2। -1/2 होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। तो -1/2 होता है, तो 2 से ये 2 एक तो कटेगा, लेकिन माइनस साइन सामने जाएगा। तो मिला जुला के बताइए, ये 2 का स्क्वायर 4 + 4। चलो फिलहाल मैं काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं। 4 4 दूनी 8, और ये -1/2 है, तब इसे कट के कितना 4 होगा। तो ये माइनस साइन यहाँ आएगा, तो -4 और +4 कट गया, तो √4 का मतलब कितना? और आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो काहे के लिए मजदूरी करोगे रे भाई? तुम याद रखो कि 120 डिग्री पे ए और ए का जो रिजल्टेंट होता है वो भी ए ही आता है। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, ए और ए का रिजल्टेंट ए ही आता है। चलो ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। 2 सेंटीमीटर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है, चलो ठीक है। ये क्या बोलता है? 6 फोर्सेस, और सबका मैग्नीट्यूड कितना है? 9.81 ईच एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कोप्लेनर। ईमानदारी से बताओ, ये डीपीएस पूरा कितने लोगों ने सॉल्व किया ईमानदारी से? और अगर सॉल्व किया तो कॉपी भी तुम लोग लेके आया होगा। कितने लोग कॉपी भी लेके आए हैं? हाथ उठाइए, अभी मैं देखना चाहूँगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने सॉल्व किया है। आठ लोगों ने। तुम क्या नहीं सॉल्व किया है? हाँ हाँ, है समझ में? मैंने मैं पढ़ाता हूँ तो वो कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा वेक्टर मिस कर दिए थे, हैं? पूरा वेक्टर मिस किए हो। सही ईमानदारी से बोल रहे हो? तो लेक्चर का तो ये रिकॉर्डिंग भी है उसमें, तो रिकॉर्डिंग हम देखने की कोशिश किए, लेकिन वहां हमको समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या तमाशा है? तब तो ये जो भी मैं समझा रहा हूँ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हम्म,
मतलब ये तो हमको सही में लग रहा है कि हम इधर जब डीपीएस हम सॉल्व कराते हैं इसका मतलब है कि हम टाइम पास ही तब कर रहे होते हैं। छोड़ दिया जाए सब है, अरे छोड़ दिया जाए, बोलो ना, टाइम बचेगा हम लोगों का। ये क्वेश्चन किसी से हुआ है, किसी से भी? ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसी का आया है? बैठो, तुम बैठो। कितने लोग आया है? अच्छा, तुम लोग का आया है। और ये जो हम लोग सबका ये आ गया था, ये कितने लोग आया था? ये आ गया था, ये भी आ गया होगा। मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या इसमें? अब तक हमने जितना किया है, ये हो चाहे ये हो, चाहे ये चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो किसी से हुआ ही नहीं हो? मतलब ट्राई किए थे तो हो रहा था ना? या ऐसा कोई डीपीएस है जिसका एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ हो? मैंने ठीक है 15 क्वेश्चन है, एक तो हुआ होगा ना, एक अगर ट्राई किए होगे तो। ऐसा कोई है कि सर 1 से लेकर 15 तक हम पूरा ट्राई करके देख लिए, हमसे एक भी नहीं हुआ था? ऐसा कोई डीपीएस ऐसा एक तो कम से कम हो ही जाता होगा, हमको लग रहा है। ठीक है, ये 6 फोर्सेस हैं, 9.81 न्यूटन ईच, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर क्या, कोप्लेनर, इफ द एंगल्स बिटवीन नेबरिंग फोर्सेस आर इक्वल। मतलब हुआ कि एक पॉइंट होगा, उस पर 6 फोर्स लग रहे हैं, कोप्लेनर है का मतलब हुआ कि एक फोर्स अगर इधर है, बोलो ना, तो दूसरा अगर मान लो कहीं इधर है, तो तीसरा मान लो इधर है, तो चौथा इधर है, पांचवा इधर है, छठा, मतलब इसी टाइप से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इधर है तो एक एक जो होगा वो ऐसा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तब ना हम बोलेंगे कोप्लेनर है। बोलो। और बोल रहा है कि सब एंगल जो है आपस में बराबर है, तो ये इसको अगर F बोलोगे तो ये F 9 पॉइंट कितना है, 81 न्यूटन। F जो है वो 9 पॉइंट कितना, 81 न्यूटन। F जो है वो 9 पॉइंट, अरे ऐसा ही ना है, सब बराबर है और क्या है। और हर दो फोर्स के बीच के एंगल्स हैं। मैं तो तुम बताओ, ये टोटल अगर 360 डिग्री होता है, तो कितना होगा, एक कितना होगा, ये 60 होगा, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तब ना 60 इंटू 6 360 हो पाएगा। तो ये सब 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री और कितना, 60 डिग्री। बोलता है रिजल्टेंट कितना होगा। इसके लिए हमने कुछ पढ़ा है कि अगर कुछ वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और हर दो वेक्टर के बीच का एंगल भी, तो रिजल्टेंट कितना आता है, आंख मूंद के बताएंगे 0। क्या आंसर आएगा? कुछ इसमें हम सॉल्व नहीं करने जाएंगे, सारा मैग्नीट्यूड सेम, सब एंगल सेम, रिजल्टेंट कितना आएगा, यानी एफ नेट जो होगा वो 0। एफ नेट 0 होने का क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई पॉइंट हो और 6 आदमी इस पॉइंट को खींच रहा हो, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, एक इधर इधर ऐसे खींच रहा हो, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। फोर्स एकदम सिमेट्रिकली लगाया जा रहा है, कहीं नहीं जाएगा का मतलब हुआ इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि कोई चीज रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, यानी ये सब लोग एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इसका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, inclined at an angle theta with respect to each other, have a resultant C which makes an angle beta with A। ठीक है,
if the direction of A and B are interchanged, then resultant will have the same magnitude, direction, magnitude as well as direction, neither magnitude not direction. ये तुमको समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले क्वेश्चन समझ में आया? आता है? इतना अंग्रेजी आता है कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहे तो पढ़ के कम से कम हम लोग समझ लें। कितने लोग हिंदी मीडियम से 10वीं क्लास तक पढ़े हैं? हम पढ़े हैं। और हाथ उठा। कौन सा स्कूल तुम्हारा? जोगापट्टी। और कौन था इधर? केआर से पढ़े। और राज से, राज स्कूल से। और बाकी सब अंग्रेजी मीडियम वाला है। हाँ, तुम्हारा सेंट तेरेसा से, तुम सेंट तेरेसा से पढ़ी। तो ये जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं उन लोग, वो लोग थोड़ा अपना ओपिनियन दीजिए। क्वेश्चन अंग्रेजी में होता है तो समझ में आता है 100%। तो ये हमको समझाओ क्या बोल रहा है। दो वेक्टर है, कौन कौन? ए और बी, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, यही ना बोल रहा है? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? होगा कहीं सी होगा। ठीक है, सी होगा। विच हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं नहीं, एंगल बीटा पे वेक्टर ए है। ठीक से पढ़ो। हैव और रिजल्टेंट सी, मतलब इनका रिजल्टेंट कितना है? सी है। यहां विच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विच और मेक्स होना चाहिए। विच मेक्स एन एंगल बीटा। ठीक है, जो एक एंगल बीटा बनाता है किसके साथ? ए के साथ। ए के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है? बीटा बना। इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज, का क्या मतलब हुआ? ए और बी का डायरेक्शन बदल दिया गया। जिधर ए था उधर बी को कर दिया गया, जिधर बी था उधर ए को कर दिया गया। तो आपको बताना है कि अब जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्या सेम होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा, मतलब नए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, कि दोनों सेम होगा, कि दोनों में से कोई सेम नहीं होगा? क्या लग रहा है आपको? बोलिए। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, दोनों सेम होगा। सोचो, कितने लोग कह रहे हैं कि खाली मैग्नीट्यूड सेम होगा? खाली मैग्नीट्यूड सेम होगा, इतने लोग कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं खाली डायरेक्शन सेम होगा? कितने लोग कह रहे हैं दोनों सेम होगा? सर, ए की जगह बी को और बी की जगह ए कर देने से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट का नहीं चेंज होगा। कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड ही बदलेगा, डायरेक्शन ही बदलेगा? ठीक है, हम लोग इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। पहले तो एक काम करिए, अपने से रैंडमली कुछ छोड़िए ना, एक काम करते हैं, हम वेक्टर ए ले लेते हैं। क्या बोलते हो? देखो, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो हमेशा सिचुएशन के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। और एक ए बना लेगा और एक बी बना लेगा। वो सोचेगा बी किधर बनाए, तो बी वो तिरछा बना सकता है। लेकिन जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो कोशिश करेगा कि चीज़ें आसानी से समझ में आए, इसके लिए वो हो सकता है कि बी को किधर बना ले, इधर बना ले। और जाहिर सी बात है ए और बी बराबर नहीं है, एक को बड़ा रखेगा एक को छोटा रखेगा। क्या बोलते हो? अब तुम बताओ, जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? इधर ही ना होगा? अरे बोलो ना, रिजल्टेंट इधर ही ना होगा? सही है। अब कह रहा है कि हमने इंटरचेंज कर दिया है ए और बी को।
अब हमने, अच्छा तो रिजल्टेंट होगा कितना ये भी बता दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सही है। और एक और बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा क्या, नहीं होगा, बोलिए ना। हाँ, तो ये दोनों एंगल सेम नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा ना है, तो इसकी तरफ ये थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा। बोलो, हो सकता है कि कहीं ये 30 डिग्री हो तो ये कितना हो, 60 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। अब हमको बदलना है डायरेक्शंस को, बी की तरफ अब किसको रखना है, ए को रखना है, और ए की तरफ अब बी को रखना है। तो मेरे कहने का मतलब है बाबू कि बी चला गया अब, नहीं सॉरी, ए चला गया अब ऊपर, अब बी चला गया, ए चला गया, ये वाला ना ए हो गया, अब बी चला गया इधर। रिजल्टेंट जो होगा वो अब की बार इधर होगा ऐसा। मैग्नीट्यूड पर असर पड़ा, मैग्नीट्यूड पर असर नहीं पड़ेगा, वो अभी भी रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही। बोलिए ना। पता है क्यों मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि मैंने बी की तरफ ए को कर दिया और ए की तरफ बी को कर दिया, लेकिन अभी भी दोनों वेक्टर्स तो ए और बी ही ना है, बोलिए ना। तो दोनों वेक्टर्स नहीं बदले, और दोनों के बीच का एंगल पहले अगर थीटा था तो अभी भी थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने बस इंटरचेंज किया है दोनों को। जैसे जरूरी नहीं है 90 डिग्री ही लो, तुम अगर ऐसे भी लेते, बोलो, अगर ये ए होता और ये क्या होता, बी होता, तो अगली बार क्या करना है, इधर कर देना है बी को और इधर कर देना है ए को, ऐसे कर देना है। तो बीच के एंगल पे तो असर नहीं ना पड़ रहा है, बोलिए। तो ना एंगल चेंज हो रहा है, ना दोनों वेक्टर्स चेंज हो रही हैं, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। पहले भी देखिए, जैसे 90 डिग्री वाला ही केस हमने लिया था, तो पहले भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अभी भी कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गया ना। पहले वो ये वाला एंगल 30 डिग्री बना रहा था, अब वो ये वाला एंगल 30 डिग्री बनाएगा और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो डायरेक्शन तो बदल ही जाएगा। डायरेक्शन इधर से कुछ इधर हो गया है, बोलो। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा झुकता है। तो पहले बड़ा वाला वेक्टर मान लो अगर ये है, तो रिजल्टेंट पहले इसकी तरफ झुका था, अब बड़ा वाला वेक्टर ये ना हो गया, तो रिजल्टेंट अब इसकी तरफ झुक जाएगा। यानी डायरेक्शन में बदलाव होगा, मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में इसलिए बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अभी भी वही है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अभी भी वही है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इफ द डायरेक्शन इतना इतना, रिजल्टेंट विल हैव सेम क्या, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है। द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड क्या, 10 न्यूटन, क्या क्या हो सकता है। तो दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, बोलिए ना। तो बताइए 20 न्यूटन और 10 न्यूटन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 3 पढ़ा है ना हम लोगों ने। और दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम कब आता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो 20 न्यूटन इधर हो और 10 न्यूटन इधर हो, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ 10 न्यूटन। क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट होता है ए माइनस बी। ये होता है 0 डिग्री पे और ये होता है 180 डिग्री पे। अरे दोनों के बीच का एंगल 180 ही ना है। तो बताओ क्या 20 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट 5 न्यूटन हो सकता है, नहीं, कम से कम रिजल्टेंट हो सकता है तो 10 न्यूटन। सही है।
तो ये नहीं होगा, 10 से कम नहीं होगा। 10 हो सकता है, हाँ हो सकता है, तब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। ये आपका 180 डिग्री पे ये बिल्कुल हो जाएगा। बोलो 30 हो सकता है। 30 कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन में क्या लेंगे? सेम डायरेक्शन में होने का मतलब हुआ 0 डिग्री पे। तो कम से कम 10 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकता है। बीच वाला तो सारा होगा ना। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया है और खूब चर्चा भी हुई है इस पर। यह नहीं कि अब